आज हम सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न 2018 और 2019 में लगातार 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। तो सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम 3-4 इम्पोर्टेंट दुष्परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है, देखो इसकी पृष्ठभूमि दे रखी, सांप्रदायिकता के कारण न सिर्फ राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा पैदा हुआ है, बल्कि विकास की प्रक्रिया भी अवरुद्ध हुई है। सांप्रदायिकता के कारण देश के टुकड़े हुए हैं। 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ, वह सांप्रदायिकता के कारण ही हुआ, जो आज भी अखंडता के लिए खतरा बना हुआ है। सांप्रदायिक समस्या के कारण देश को कई दुष्परिणाम झेलने पड़े हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, वह हम आगे बात करेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर दे रखा है क्या दुष्परिणाम है। सबसे पहले आपसी द्वेष उत्पन्न होता है। सांप्रदायिकता के कारण समाज में फूट पड़ गई है। आपसी द्वेष यानी द्वेष एक दूसरे के प्रति दुर्भावना है और एक विश्वास का वातावरण पैदा हुआ है। समाज में आपसी समरसता का वातावरण नहीं रहा, यानी भाईचारे का वातावरण नहीं रहता, जिसके कारण छोटी सी भी घटना कभी कभार भयंकर सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है, जिसमें आप गोधरा कांड इम्पोर्टेंट है। गोधरा कांड आपको पता है, फरवरी मार्च 2001 में आपको पता है कि गुजरात के गोधरा स्टेशन पर हिंदू कार सेवकों की एक बोगी में बैठे हुए थे और उसमें ऐसा कहते हैं कि मुसलमान युवकों के द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें 78 कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गुजरात में दंगे भड़के और हिंदुओं ने लगभग वहाँ पर ऐसा कुल मिला के मुसलमानों को मारना प्रारंभ कर दिया, जिसमें 1300 आंकड़े हैं कि 1300 मुसलमानों को उसकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये छोटी सी घटना कई बार सांप्रदायिकता का बड़ा रूप ले लेती है। समाज में शांति व्यवस्था एवं भाईचारे की भावना खत्म हो जाती है और विविधता में एकता का भाव खत्म हो जाता है। तो सांप्रदायिकता की जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है, वे आपसी द्वेष उत्पन्न होता है, समाज में अविश्वास उत्पन्न होता है और ये कई बार देश की एकता और अखंडता को भी खतरा पहुंचा देती है। समाज में शांति व्यवस्था और भाईचारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद आर्थिक हानि होती है। सांप्रदायिक दंगे जब भड़क जाते हैं तो आपको पता है विनाश ही विनाश होता है। वो जब आपको पता है विनाश में गाड़ियाँ बाजार जला दिए जाते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। दंगों के वजह से कर्फ्यू लगता है, कई दिनों तक बाजार बंद रहते हैं, जिसके कारण लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और जो दैनिक मजदूरी करते हैं उन लोगों के सामने भूखमरी की नौबत आ जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट दूसरा कारण है, दुष्परिणाम है इसका, आर्थिक हानि। इसके अलावा आप दूसरे तीस को जन और धन हानि बोल सकते हो कि जब ये दंगे भड़कते हैं तो आपको होता है आप एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, तो प्राण हानि भी होती है। और कई बार जब प्रशासन के द्वारा इन दंगों को काबू करने के लिए सख्ती की जाती है तो उसमें भी आपको होता है जन धन की हानि हो जाती है। सांप्रदायिक दंगों में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, बाजार उजाड़ दिए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, बम्बई, जयपुर भी इसका उदाहरण है। आदि के दंगे इसके उदाहरण हैं। इसमें मरने वालों की संख्या हजारों में थी। मरने वालों के अलावा लोग अपाहिज हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। तो ये आपको पता है प्राण हानि भी होती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय एकता में बाधा। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को नष्ट करती है, समाज में फूट पैदा कर सामाजिक समरसता को खत्म करती है। और उल्लेखनीय है कि समरसता बोलते हैं भाईचारे को। बहुसंख्यक सांप्रदायिक स्वयं को राष्ट्रवाद के छद्म रूप में पेश करते हैं, जबकि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को अलगाववादी स्वरूप मुखर होता है। अब इसका तात्पर्य ये है कि वे कहते हैं कि जिनकी संख्या ज़्यादा है वे अपने आप को राष्ट्र का हितैषी समझते हैं और जिनकी संख्या कम है उनको देशद्रोही मानते हैं। वे उनको ये मानते हैं कि ये देश में फूट पैदा करना चाहते हैं, देश में यानी अलग देश बनाना चाहते हैं। तो उनको इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता के लिए इन दोनों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे औद्योगिक और व्यावसायिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। जब ये दंगे भड़कते हैं
तो देश का औद्योगिक और आंतरिक विकास, शांति व्यवस्था ठप होती है। अशांति और हिंसा के वातावरण में कोई पूंजीपति अपना धन नहीं लगाता। इस प्रकार सांप्रदायिक अशांति से देश का औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। विकास शांति सुव्यवस्था में ही हो सकता है, क्योंकि अशांति के वातावरण में आपको पता है कोई भी उद्योगपति अपना धन नहीं लगाएगा, उद्योग धंधों को संचालित नहीं करेगा। इस प्रकार से आपको पता है विकास की शांति में नुकसान या बाधा पहुंचती है। पंजाब इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। पंजाब इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। सांप्रदायिकता के ये दुष्परिणाम है। सांप्रदायिकता के ये दुष्परिणाम है। अब सांप्रदायिकता को दूर करने के कौन कौन से सुझाव हैं? सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव में सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सुझाव भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दुष्परिणामों के अलावा आपसे सुझाव भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सुझाव आएगा कि सरकार को इस बात पर सदैव ध्यान रखना चाहिए सुझाव में कि उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाए, यानी सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। कई बार सरकार सांप्रदायिकता की घटना को हल्के में लेती है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई नहीं करती, जिससे बाद में बड़ी घटना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। समानता के संबंध में आदर्शों की बात करने के बजाय व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार के द्वारा कोई ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सांप्रदायिकता की भावना को बल मिले। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, शिक्षा में शाश्वत और नैतिकता के मूल्यों को, आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। जो सभी धर्मों के निचोड़ की बात करते हैं, दया धर्म की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, ऐसे शाश्वत राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, ऐसे शाश्वत नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए, सबके लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है सबके लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। धर्म विशेष की शिक्षा देने के बजाय देशभक्ति राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाली शिक्षा देनी चाहिए। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये उसमें आपको ज़रूर बताना है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चौथी बात इम्पोर्टेंट, अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा किया जाए। जिनकी संख्या कम, उनके मन में डर रहता है कभी भी जब बहुसंख्यक व्यक्ति कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, तो सरकार को इस बात उन अल्पसंख्यक व्यक्तियों को गारंटी दी जानी चाहिए कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें विशेष अवसर भी दिए जाएं, उनके मन में उनके सुरक्षा का भाव पैदा हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि चुनाव के प्रचार में धर्म का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, और इसके लिए आपको पता है सुदृढ़ नियम बनाए जाएं और उनको लागू किया जाए कि धर्म के आधार पर कोई प्रचार नहीं करेगा। इस प्रकार पाया जाता है तो उस राजनीतिक दल की मान्यता निलंबित कर दी जाएगी या उस उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जाए। तो इम्पोर्टेंट बात। इसके अलावा और 3-4 बात आप ध्यान रख लेंगे धर्म के आधार पर। यानी एक इम्पोर्टेंट और बात है कि सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के सभी धर्म, जिसको बोलते हैं धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो सभी धर्मों को समान मानता है, और इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। साहित्य भी इस प्रकार का हो, मीडिया पर भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे लोगों को एक दूसरे के धर्म की जानकारी मिले और संकीर्णताओं से वे दूर रहें और धार्मिक सहिष्णुता की भावना पैदा हो सके। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये और दे रखी है कि धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन नहीं होना चाहिए। धार्मिक संगठनों को राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सांप्रदायिक संगठनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये सांप्रदायिकता का जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाता है, यानी सांप्रदायिकता का अर्थ और सांप्रदायिकता के कारण और सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम और सांप्रदायिकता को रोकने के सुझाव। ये कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो 2018 और 2019 में लगातार सांप्रदायिकता के 2 दुष्परिणाम पूछे गए हैं कि क्या इनके दुष्परिणाम हैं। कारण भी पूछे जा सकते हैं, सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे सच्चर कमेटी।
तो सच्चर कमेटी देखो, भारतीय मुसलमानों की, अब आपसे पूछा जाएगा सच्चर कमेटी का गठन क्यों किया गया। भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने और उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आपको पता है एक कमेटी का गठन किया गया। तो पहले प्रश्न है, सच्चर कमेटी का गठन क्यों किया गया। तो भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने और उसमें सुधार लाने के लिए, सुझाव देने के लिए आपको पता है 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति यानी रिटायर्ड न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सच्चर थे। तो पहली बात ये हो गई कि सच्चर समिति का गठन क्यों किया गया। इस कमेटी ने 2007 में अपनी सिफारिश दी, 2006 में अपनी सिफारिश दी, और सिफारिश में इसने क्या कहा, अध्ययन करने के बाद सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन करने के बाद कुछ सुझाव दिए। क्या दिए, जिसमें सबसे पहले इन्होंने ये सुझाव दिया कि अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए 15 सूची कार्यक्रम बनाए जाएं। सर्व शिक्षा अभियान, ये 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे किसी कारण से पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं उनको पढ़ाई से जोड़ा जाए। मुस्लिम बालिकाओं के लिए सुविधाएं दी जाएं, मुस्लिम बालिकाओं के लिए सुविधाएं दी जाए, ये इन्होंने सुझाव दिया। विकास के लिए 15 सूची कार्यक्रम बनाए जाए इनके लिए, और सर्व शिक्षा अभियान से इनको जोड़ा जाए। मुस्लिम बालिकाओं के लिए सुविधाएं दी जाएं, ताकि मुस्लिम जब बालिकाएं पढ़ेंगी तो आपको होता है कि पारिवारिक परिवेश में आपको पता है शिक्षा का जागरण होगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुछ आगे हम बात करेंगे लोगों ने, हालांकि इस कमेटी ने क्या कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के आधार पर अल्प आरक्षण की मांग भी की थी, और कितने 4.5%, 4.5%, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जाति के आधार, भारत में आरक्षण दिया गया है वो किसके आधार पर दिया गया है, जाति के आधार पर दिया गया है। तो सच्चर कमेटी का गठन क्यों किया गया, इसने क्या सुझाव दिए, आपसे पूछा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। सबसे पहले, जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा है। तो ये कहा है जयप्रकाश नारायण ने। किसने कहा है, जयप्रकाश नारायण ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जाति निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो सत्य। राजनीतिक दल जाति का आधार पर उम्मीदवार खड़े नहीं करते, ये गलत है, ये असत्य है। तो ये आंसर आएगा इसका ब, क्योंकि राजनीतिक दल जाति के आधार पर उम्मीदवार खड़ा करते हैं। उसके बाद हम आगे तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य की राजनीति में जाति का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश, सब में, तो उपयुक्त यानी दे आएगा इसमें। उसके बाद भारत विभाजन का मुख्य कारण सांप्रदायिकता था। गोधरा की घटना हुई फरवरी 2002 में, फरवरी 2002 में हुई थी। हो सकता है मैंने पहले एक बोला हो, तो ये गुजरात में जो गोधरा की घटना हुई थी जो मैंने आपको बताई थी, ये फरवरी 2002 में हुई थी। और मैंने आपको बता दिया कि अयोध्या से कार सेवक आ रहे थे, कार सेवक, जिनकी संख्या कितनी थी, 78 थी। तो ये गुजरात में गोधरा स्टेशन पड़ता है, गोधरा, उसमें स्टेशन पर बैठे हुए थे बोगी में, तो उसमें आग लगा दी गई, तो उसको गोधरा कांड के नाम से जानते हैं। और आग लगा गई ऐसा आशंका व्यक्त की गई थी, वे मुसलमान युवकों ने लगाई थी, पेट्रोल छिड़क कर बोगी को बंद कर दिया, बाहर से आग लगा दी। इसमें 78 कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी, और जिसके फलस्वरूप वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें आपको विभिन्न कमेटियों ने जो अध्ययन किया उसके आधार पर ऐसा लगता है कि लगभग 1500 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो उस समय नरेंद्र मोदी वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गृह मंत्री थे अमित शाह गुजरात के। सांप्रदायिकता का प्रमुख दुष्परिणाम क्या होता है, प्रमुख, ये तो सभी है, राजनीतिक अस्थिरता भी आती है, राष्ट्रीय एकता में बाधा भी आती है, आर्थिक हानि भी होती है, और उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी आंसर आएगा। जातिवाद किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जाति के प्रति उग्र लगाव की भावना को।
जाति के प्रति उग्र यानी ज़्यादा उग्र लगाव की भावना को जातिवाद कहते हैं। उसके बाद वैदिक काल में जाति का आधार क्या होता था? जाति का आधार होता था यानी ये वर्ण व्यवस्था के रूप में थी। जाति का आधार क्या होता था? वर्ण व्यवस्था। लेकिन ये किस पर आधारित थी? कर्म और व्यवसाय पर। कर्म और व्यवसाय पर आधारित थी। तो आधार क्या होगा? कर्म और व्यवसाय। कर्म और व्यवसाय होगा। उसके बाद है सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले बता दिया कि जब धार्मिक आधार पर संप्रदाय बन जाते हैं और ये संप्रदाय अपने आप को दूसरे संप्रदाय से श्रेष्ठ मानते हैं और अपने धार्मिक हितों को यानी सांप्रदायिक हितों को राष्ट्रीय हितों पर प्राथमिकता देते हैं, तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार की कौन सी नीति ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया? किस पर दिया? फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति ने फूट डालो और राज करो की नीति ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। उसके बाद है सांप्रदायिकता के दो दुष्परिणाम बताइए। अभी अब मैंने आपको कई दुष्परिणाम बताया, आपसी द्वेष, आर्थिक हानि, जनहानि और राष्ट्रीय एकता को खतरा। इस प्रकार के आपको मैंने कई बिंदु बताए थे। उसके बाद है भारतीय चुनाव में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो लघुत्रात्मक है, तो भारतीय चुनाव में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्णय प्रक्रिया के रूप में, राजनीतिक दलों को टिकट देने के रूप में, जाति के आधार पर मतदान व्यवहार, जातिगत आधार पर मंत्रिमंडलों का निर्माण होता है, वोट बैंक की राजनीति का भी प्रयोग किया जाता है। सांप्रदायिकता के दो कारण बताइए। तो सांप्रदायिकता के मैंने आपको तो विभाजन की कटु स्मृतियाँ, मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा होना इत्यादि। निर्णय प्रक्रिया को जाति किस प्रकार से प्रभावित करती है? निर्णय प्रक्रिया को मैंने आपको जब जाति की भूमिका बताई थी तो पहला बिंदु बताया था निर्णय प्रक्रिया के रूप में। तो निर्णय प्रक्रिया के रूप में कैसे भूमिका निभाती है? जाति के कई संगठन बने होते हैं और जिन जातियों को आरक्षण मिला हुआ है वे आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहती है, जिनको नहीं मिला है वे प्राप्त करना चाहती है, इसके लिए संघर्ष करती है। और अगर सरकार कोई ऐसे निर्णय लेती है जो उनके जातीय हितों के अनुरूप नहीं तो उसका विरोध करती है, और अगर सरकार आगे निर्णय लेती है जातियों के हितों में तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करती है। यानी कुल मिला के जाति के आधार पर संगठन बनते हैं और वे अपने जातियों के हितों के अनुरूप सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालते हैं, आंदोलन करते हैं। उसके बाद ये सांप्रदायिकता को ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने बढ़ाया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि सांप्रदायिकता ब्रिटिश शासन की समकालीन है। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ाया। उन्होंने कभी मुसलमानों का पक्ष लिया तो कभी हिंदुओं का पक्ष लिया। कभी उन्होंने हिंदुओं को आगे बढ़ाया तो मुसलमानों को पीछे रखा, और मुसलमानों को आगे बढ़ाया तो हिंदुओं को पीछे रखा। मेहता और पटवर्धन के संबंध में अंग्रेजों ने एक ऐसे सांप्रदायिक त्रिभुज की रचना की जिसके आधार बिंदु वे खुद रहे। 1905 में उन्होंने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया। 1909 में उन्होंने मुसलमानों को अलग से आरक्षण का अधिकार दिया। उसके बाद 1919 में उसको आगे बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने 1932 में हिंदुओं को भी अलग से आरक्षण का, दलितों को अलग से अधिकार दिया। इसके अलावा 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र की मांग की और जिसकी परिणति 1947 में भारत के विभाजन के रूप में हुई।
उसके से सांप्रदायिकता बढ़ाने में विदेशी प्रचार का प्रभाव कैसे होता है। तो विदेशी प्रचार का मतलब यहाँ पाकिस्तानी प्रचार से पाकिस्तान यानी कभी भी या मान लीजिए भारत में कोई थोड़ी सी भी घटना घटित हो जाती है धर्म के आधार पर, तो मुसलमानों के हितों को वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है कि पाकिस्तान में यानी भारत में मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार होता है, चाहे उनके देश में कितना अत्याचार करते रहें, लेकिन वो यहाँ पर ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि पाकिस्तान यानी भारत में हिंदू बड़े यानी मुसलमान बड़े दुखी हैं। इस प्रकार वो दुष्प्रचार करती है और इसके लिए आपको होता है वह आतंकवाद की नीति भी पाकिस्तान ने अपना रखी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने में विदेशी जो दुष्प्रचार होता है उससे ये भारतीय मुसलमान ये समझने लगते हैं कि पाकिस्तान उनका सच्चा हितैषी है और सांप्रदायिकता को बढ़ाने में विदेशी प्रचार का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे जाति से क्या तात्पर्य। मैंने आपको बता दिया कि जाति जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं और जाति एक बंद वर्ग है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने 4-5 बिंदुओं के माध्यम से आपको स्पष्ट किया था। निर्णय प्रक्रिया के रूप में, मतदान, उम्मीदवारों को टिकट देने के रूप में जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार होता है, जातिगत आधार पर मंत्रिमंडलों का निर्माण होता है। सांप्रदायिकता क्या है इसको मैंने अर्थ बता दिया, इसके प्रमुख कारण भी बता दिए, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम भी आपको बता दिए और भारतीय राजनीति में जाति के सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका को भी स्पष्ट कर दिया। तो ये पार्ट अब कंप्लीट हो जाता है।